तो जी आज हर जगह बजट की ही बात हो रही है और कितना अच्छा बजट कितना खराब बजट हर आदमी अपने अपने तरीके से ये बताने में लगा हुआ है, लेकिन हम आपको ये तो नहीं बता सकते क्योंकि ना तो हम दुग्गल साहब हैं और ना ही हम इच्छाधारी योगेंद्र यादव। हाँ, हम आपको एक एनालिसिस ऐसा जरूर दे सकते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी हो, ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हो। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो जी सबसे पहली बात ये कि इधर बजट की स्पीच चल रही थी, उधर सेंसेक्स का बुल रन चल रहा था और बुल रन इतना भयंकर कि एक दिन में 2300 पॉइंट से ज्यादा यानी कि 2300 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स ने छलांग लगा दी, जो कि एक दिन में 5% की बढ़त है, जो कि बेहद अप्रत्याशित है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने भी 4.5% यानी कि ऑलमोस्ट 5% की बढ़त दिखाई। अगर हम बात करें पिछले साल की तो लास्ट ईयर 2020 में सेंसेक्स बजट पेश होते ही 2.5% यानी कि 2.5% से गिरा था और वो जो गिरावट थी वो पिछले 11-12 सालों की सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट थी। अगर हम उससे पहले के सालों की बात करें तो 2019 में 0.6% से सेंसेक्स बढ़ा था, 2018-2018 में 0.2% से गिरा था, 2017 यानी 2017 में 1.8% से बढ़ा था, 2016 यानी 2016 में 0.7% से गिरा था, 2015 यानी कि 2015 में 0.5% से बढ़ा था, 2014 में 0.3% से गिरा था, 2013 में 1.5% से गिरा था, 2012 में 1.2% से गिरा था, 2011 में 0.7% से बढ़ा था, 2010 में 1.1% से बढ़ा था और 2009 में 2020 से पहले की सबसे बड़ी गिरावट सेंसेक्स ने दर्ज कराई थी बजट वाले दिन। अब सेंसेक्स की इस परफॉर्मेंस के बाद कांग्रेस पर आ जाते हैं और कांग्रेस ने कह दिया कि भाई बजट तो वाहियात है, इतना वाहियात बजट तो हमने कभी देखा ही नहीं। और ये कॉन्टिन्यूसली हर साल कांग्रेस ऐसा ही कहती है 2014 से अभी तक। उसके बाद कांग्रेस की बात को प्रूव करने के लिए राहुल गांधी ने 3 पॉइंट भी दिए कि बजट में 3 पॉइंट कौन से ऐसे होने चाहिए जिससे बजट अच्छा बन जाता है। अब राहुल गांधी का जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि एमएसएमई को ज्यादा एलोकेशन करनी चाहिए बजट में, जिससे क्या होगा, जिससे फार्मर्स और जो लेबरर्स हैं उनको जॉब्स मिलेंगी। अब भाई इस बजट की अगर हम बात करें तो इस बजट में 15,700 करोड़ रुपए यानी कि 15,700 करोड़ रुपीस एमएसएमई बिजनेसेस के लिए एलोकेट किए गए हैं फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन करें तो पिछले साल से ये जो बजट है ये 2 टाइम्स है, 2 गुना है। फिर राहुल गांधी ने अपनी दूसरी बात कही कि बजट को बेटर कैसे किया जा सकता है, सेकंड पॉइंट, और इसमें उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर को ज्यादा एलोकेशन करना चाहिए बजट के अंदर, जिससे क्या होगा, जिससे लोगों की जान बचेगी। अब इस बजट की अगर हम बात करें तो इस बजट में आज तक का सबसे ज्यादा एलोकेशन बजट को किया गया है और पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो 137% से बजट को हेल्थ सेक्टर के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये बढ़ा तो दिया गया है, फिर तुम्हें क्या चाहिए बे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब राहुल गांधी जी जो एनालिस्ट्स हैं वो इस बजट को हेल्थ बजट कह रहे हैं, ना कि यूनियन बजट, क्योंकि हेल्थ को इतना बड़ा अलोकेशन दिया गया है। राहुल जी एक छोटी सी राय देते हैं कि जब बजट पढ़ा जा रहा हो संसद में तो सुना नहीं चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी ने तीसरा पॉइंट दिया और तीसरा पॉइंट तो इतना भोकाली था कि वो भोकाली चरस से भी ज्यादा भोकाली था। अब राहुल गांधी साहब ने तीसरे पॉइंट में कहा कि डिफेंस सेक्टर को ज्यादा एलोकेशन देना चाहिए बजट के अंदर, जिससे क्या होगा, जिससे बॉर्डर सेफ रहेंगे। मतलब जो आदमी अभी 3 दिन पहले ये कह के हटा है कि फार्मर और मजदूरों को थोड़ा स्ट्रेंथन करोगे तो बॉर्डर पर आर्मी की जरूरत नहीं है, नेवी की जरूरत नहीं है, एयरफोर्स की भी जरूरत नहीं है, वो आदमी कह रहा है कि डिफेंस सेक्टर को ज्यादा बजट एलोकेट कर दो। वाह! If you use India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the army, navy and air force to be standing over there. China will not have the guts to come inside. पर भाई अब ऐसे आदमी से क्या ही उम्मीद की जा सकती है जो किताब का विमोचन करने जाए और लोग उससे कहें साहब किताब को थोड़ा पलट के दिखाओ,
तो वो किताब को पलट के दिखाने की बजाय खुद पलट के दिखा देता है। लोकार्पण कर रहे हैं, लोगों ने कहा किताब को जरा पीछे से दिखाइए, तो क्या हुआ जरा देखिए। सिंह कितने पेड़ हैं हम लोग, इधर भी दिखाते हैं, उधर भी दिखाते हैं, उधर भी दिखाते हैं। वहीं बजट में कुछ एग्री फूड्स के ऊपर अब ज्यादा सेस लगाया जा रहा है। अब यहां पे एक इंफॉर्मेशन ये है कि इनमें से मैक्सिमम एग्री फूड्स वो हैं जो हम कनाडा से इंपोर्ट कराते हैं। वहीं साथ ही साथ बजट ये भी कहता है कि अब जो भी इंपोर्टेड पार्ट्स होंगे वो ज्यादा महंगे होंगे क्योंकि उनको ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो एक फ्रिज अगर कोई बनाती है कंपनी और उसके कुछ पार्ट्स वो विदेश से मंगाती है तो अब उसको ज्यादा कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिससे वो जो विदेश से मंगाया गया जो पार्ट है वो उसको और महंगे में खरीदना पड़ेगा। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो दो तरीके से देखा जा सकता है। एक इम्पैक्ट ये कि कंपनी वहीं से पार्ट को मंगाती रहे और फ्रिज बनाती रहे, जिससे फ्रिज जो है वो इवेंचुअली और महंगा हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी देखा जा सकता है फ्लिप साइड पे कि जो ये कंपनी है अब भारत में बना वो सेम पार्ट खरीद सकती है, क्योंकि अब भारत का बना पार्ट और विदेश का बना पार्ट हो सकता है कंपैरेबल प्राइस का हो जाए। भारत से वो पार्ट खरीदे और फ्रिज को बनाए, जो कि जिससे इवेंचुअली फ्रिज तो महंगा होगा लेकिन भारत का जो लघु उद्योग है वो भी स्ट्रेंथन होगा। वहीं इसके अलावा दो बेहद अजीब सी न्यूज फैलाई जा रही हैं, एक भक्तों के द्वारा, दूसरी लिब्रांडो चमचों के द्वारा। तो जो भक्त हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब देखो कितना भैया भोकाल मचा दिया है मोदी जी ने, और अब 75 साल की आयु से ऊपर वाले लोगों को इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। वहीं चमचे कह रहे हैं देखो मोदी जी ने क्या भोकाल मचा दिया है और 4% का सेस लगा दिया है पेट्रोल डीजल पर, जो आप इतने ज्यादा दाम का हो रखा था अब उस पर 4% का टैक्स और लगा दिया है, जिससे ये इवेंचुअली और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। तो भैया हम आपको बता दें कि ये जो दोनों ही बातें हैं ये दोनों बातें गलत हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या 75 साल की आयु वाले आदमी को अब इनकम टैक्स नहीं भरना होगा उसकी। तो ये हुआ बेसिकली कुछ ऐसा है कि 75 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से वो हर साल इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करते हैं लेकिन वो निल रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि आमदनी इतनी ज्यादा है ही नहीं जिस पर टैक्स उन्हें देना पड़े। अब वो निल रिटर्न हर साल भरवाने की बजाय उस इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की प्रक्रिया को 75 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर 75 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं उनकी आमदनी है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा और इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। तो भैया 4% का सेस लगाया गया है, एग्री सेस लगाया गया है। अब ये जो सेस है इससे क्या होगा? तो भाई अभी तक क्या होता है, अभी तक पेट्रोल डीजल के ऊपर दो तरीके के टैक्स लगते हैं। पहला टैक्स होता है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, दूसरा टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसका एक भाग ऐसा होता है जो उस कलेक्शन में से सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने द्वारा लगाए गए टैक्स को कम करके एक अलग से सेस लगा दे तो इससे क्या होगा? इससे इवेंचुअली जो एंड यूजर है उसको उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना वो अभी तक दे रहा है। टैक्स उतना ही है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। लेकिन इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे फायदा होगा कि अभी तक जो पार्ट वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रही थी वो अब 4% सेस में से उसे नहीं देना पड़ेगा। अब जो 4% सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा आएगा, जिससे सेंटर का राजस्व बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कांग्रेस और उसके पक्ष वाली जो मीडिया है वो कह रही है कि बहुत ही वाहियात बजट है, और भाजपा और उसके पक्ष वाली जो मीडिया है वो कह रही है बहुत ही तगड़ा बजट है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के पिछले साल के लॉजिक के हिसाब से अगर हम देखें तो पिछले साल उन्होंने कहा था कि भाई बजट बेहद खराब है क्योंकि सेंसेक्स बहुत ज्यादा डिप हो गया है। तो भाई उस लॉजिक के हिसाब से बजट बहुत बढ़िया है क्योंकि
सेंसेक्स बहुत ज्यादा उठ गया है। पर भाई साफ बात यह है कि बजट कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम भविष्य बताने वाले तोते तो हैं नहीं। हाँ, एक साल में सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, सारा डेटा आ जाएगा, पता चल जाएगा अच्छा था कि बुरा था। तो जी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारी मर्चेंडाइज अगर आप खरीदना चाहते हैं तो भोकालफैक्ट्री.com से खरीद सकते हैं, patreon.com पे या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ज्यादा। जय हिंद, जय भारत।